हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एनजाइटी के बारे में। आज का टॉपिक है हमारा एनजाइटी। अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स आपको एनजाइटी भी ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं नोट्स कराऊंगी आपके लिए वो इनफ है। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि आपने अपनी नर्सिंग में भी पढ़ा होगा, जीएनएम में पढ़ा होगा एनजाइटी क्या होती है, और हमें भी पता होता है एनजाइटी के बारे में थोड़ा बहुत। एनजाइटी क्या होती है? इट इज़ अ फीलिंग ऑफ फियर, ड्रीड एंड अनईजीनेस। इसमें क्या होता है, पेशेंट को डर लगता है, या तो एक्सट्रीम में डर लगता है, या फिर थोड़ा डर लगता है, या वो बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाता है, तो उसको क्या होती है, और ड्रीड और अनईजीनेस की फीलिंग आती है, तो वो क्या होती है? एनजाइटी होती है। इसके कॉज इसमें क्या होता है, एनजाइटी की वजह से क्या क्या कॉज होता है? उसको स्वेट होंगे, फील रेस्टलेसनेस फील करेगा, वो टेंशन हो जाएगी, उसको रैपिड हार्ट रेट हो जाएगी उसकी। इट कैन बी नॉर्मल रिएक्शन टू स्ट्रेस। अगर ये थोड़ा बहुत हो रहा है तो वो क्या है? एक नॉर्मल रिएक्शन है। किसके लिए? स्ट्रेस के लिए। बट अगर ये एक्सट्रीम में हो रहा है तो ये एक प्रॉब्लम होती है। इसके टाइप्स हैं, 4 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है माइल्ड, नेक्स्ट है मॉडरेट, नेक्स्ट है सीवियर, एंड लास्ट पैनिक अटैक। और जब सीवियर से भी एक्सट्रीम में हो जाएगी एंजाइटी तो क्या आता है? पैनिक अटैक आता है। ठीक है, माइल्ड में क्या होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एग्ज़ाम्पल से समझिए। माइल्ड एक थोड़ी सी एंजाइटी होती है जो थोड़े से टाइम के लिए होती है, फिर ठीक हो जाती है। एग्ज़ाम्पल देखिए आप, बिफोर 1 वीक ऑफ एग्ज़ाम, जब 1 वीक रह जाता है एग्ज़ाम में, तो हम खुद से ही आप अपने आप से एग्ज़ाम्पल लगा लिए, तो हमारे क्या हो जाता है, जो सारी सेंसेस होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, फोकस इंक्रीज़ हो जाता है, अवेयर भी हो जाते हैं हम बहुत ज़्यादा अपने एग्ज़ाम के लिए, अपने उसके लिए, अपनी स्टडी के लिए। ठीक है, नेल बाइटिंग करने लग जाते हैं कुछ पेशेंट्स या कुछ बच्चे। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टेक्निक होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, बिकॉज हम बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं अपनी स्टडी पे। नेक्स्ट टाइप है इसका मॉडरेट एंजाइटी। मॉडरेट में क्या होता है, एग्जांपल से ही देख लीजिए आप। जब थोड़ा सा टाइम रह जाए हमारे एग्ज़ाम में, 1 नाइट बिफोर एग्ज़ाम, इसमें क्या होता है, पेसिंग बैक एंड फोर्थ, ये लिख लीजिए आप पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क कर लेना। इसको बोलते हैं पाउंडिंग बोलते हैं। समवन हु इज़ वॉकिंग बैक एंड एजिटेटेड, जो है ना, मतलब जैसे कि इसका मतलब ये है कि 1 नाइट बिफोर एग्ज़ाम हम ये सोचते हैं काश हम पढ़ लेते, ठीक है, तो हमें इतनी एनजाइटी ना होती, हमें इतनी प्रॉब्लम ना होती। एंड इसमें क्या करता है, जो पेशेंट होता है वो अपनी जितने भी पेशेंट लगा लो या स्टूडेंट लगा लो, वो अपना जो पिछले का सारा सिलेबस होता है उसको यूँ होता है मैं एक ही रात में कंप्लीट कर दूँ। नेक्स्ट पॉइंट है फोकस ओनली रिमेन ऑन 1 और 2 थिंग्स। इसमें सिर्फ हमारा फोकस हमारी स्टडी पे होता है। इसका मतलब ये है कि 1 या 2 थिंग्स में ही होता है हमारा फोकस, हम सिर्फ पढ़ते ही हैं। ठीक है, इंक्रीज़ होती है हार्ट रेट, एजिटेटेड हो जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है। जब हमें मॉडरेट में हो जाएगी एंजाइटी तो हम थोड़ा थोड़ा याद करना, मतलब हम सोचेंगे बहुत सारा याद कर ले, बट हमसे थोड़ा ही याद होता है, इसलिए लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेड हो जाती है हमारी जो सॉल्विंग टेक्निक होती है। सीवियर में क्या हो जाता है, सब कुछ एक्सेसिव में हो जाता है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक और फोकस इन डिक्रीज़ हो जाता है बिल्कुल ही। इसका एग्जांपल लगा लीजिए, आप एग्ज़ाम में बैठे हैं, ठीक है, फोकस इज़ 1 ऑन सेव लाइफ। इसमें क्या होता है, फोकस हमारा सिर्फ यही होता है हमारा पेपर हो जाए, ठीक है, हमारा पेपर अच्छा हो जाए। फोकस ऑन सेव ऑफ लाइफ, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, अपनी लाइफ को बचाने की कोशिश करते हैं। फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम, इसमें फीलिंग ऑफ इम्पेंडिंग डूम का क्या है, हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा ट्रेजिक या फिर लाइफ थ्रेटनिंग होने वाला है हमारे साथ। नेक्स्ट है हमारा एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो होता है उसकी एक्टिवेशन हो जाती है, जिसमें हमारी सारी सेंसेस वगैरह सब कुछ इंक्रीज़ हो जाता है। ऑल थिंग्स और आर हाई इन बॉडी, जब हमारी अंदर सारी थिंग्स हाई हो जाती है बॉडी के अंदर, और जो पेशेंट होता है वो अपना पेन बताना शुरू कर देता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है लास्ट हमारा इसका पैनिक अटैक्स।
इसके बाद जब सीवियर से भी ऊपर लेवल पे चली जाती है एंजाइटी, तो पेशेंट को पैनिक अटैक आता है, किसी भी वजह से लगा लो वो आप। इसमें जो सिम्टम्स है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं सीवियर एंजाइटी से। इम्पेंडिंग डूम भी होता है इसमें, ठीक है। जो पेशेंट है वो अपना उसको चेस्ट पेन होता है, इसमें मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है उसको, ठीक है। एंजाइना पेन होता है। फोकस इज़ नॉट इवन ऑन वन थिंग, सिर्फ एक थिंग पे फोकस नहीं होता, ठीक है। एक थिंग मतलब पहले हमारा एक थिंग पे तो हो रहा था, बट हमारा एक भी थिंग पे फोकस नहीं रहता, बिकॉज पेन हो गया तो उसका फोकस ही हट जाएगा, हर चीज़ से प्रॉब्लम में आ जाएगा वो। पेशेंट को हेलुसिनेशन, डिल्यूजन एंड इल्यूजन, इस वाली में आपका मेन पॉइंट क्या होगा, कैसे डिफरेंशिएट करें। इसमें उसको हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और इल्यूजन ये भी आ जाएंगे साथ में। अगर आपको ऑप्शन में आ रहा है कि पेशेंट को ये है इम्पेंडिंग डूम है, पेशेंट को पैनिक अटैक है, और उसको मतलब आपको ऑप्शन दे देंगे कि आप कैसे पता लगाओगे, तो ऑप्शन में आपको आएगा हेलुसिनेशन, डिल्यूजन एंड इल्यूजन एंड इम्पेंडिंग डूम। अगर ये सब आ रहे हैं तो आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट हमें सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है इसका, फ्लोक्सिटिन, एंटी डिप्रेसेंट फ्लोक्सिटिन दे देंगे, ठीक है। अब है वॉल एंजाइटी का ट्रीटमेंट। वॉल एंजाइटी का ट्रीटमेंट क्या है, हमने जो स्टिमुलस होता है पेशेंट को उससे रिमूव करवाना है, पेशेंट को काम और फ्री एनवायरनमेंट देना है, ठीक है। फॉलोड बाय पेशेंट के साथ रहना है हर टाइम जब उसको ये प्रॉब्लम हो रही है। डू नॉट, और उससे रीज़न नहीं पूछना अटैक का कि क्या रीज़न है, बिकॉज अगर हम उससे अटैक का रीज़न पूछेंगे तो वो और ज़्यादा दुखी हो जाएगा और ज़्यादा पैनिक करेगा। डू नॉट गिव एनी इंस्ट्रक्शन एंड एजुकेटिंग अनटिल स्टेबलाइज, जब तक वो स्टेबलाइज नहीं है तब तक हमें उसको ना कोई ऑर्डर देना है, ना कोई एजुकेशन देनी है, ना कोई सलाह देनी है, ओके। डू नॉट टच भी नहीं करना है पेशेंट को जब तक वो शांत नहीं हो जाता। व्हेन यू स्पीक, अगर आप बात कर रहे हो उससे तो सॉफ्ट, काम एंड प्लीज़ मैनर में बात करोगे, ठीक है। अगर हम उससे गुस्से में यार करके बात करेंगे तो उसकी एंजाइटी और बढ़ेगी, उसको प्रॉब्लम होएगी। अब आती है हमारी एंटी एंजाइटी ड्रग्स, या हम इसको एंटी डिप्रेसेंट भी बोलते हैं, या एनेक्सोलिटिक्स ड्रग्स भी बोलते हैं। ये क्या होती है, 2 टाइप की होती है, ये आपने नर्सिंग में भी पढ़ी होगी आपकी फार्माकोलॉजी में, बेंजोडाइजेपाइंस और नॉन बेंजोडाइजेपाइंस, ठीक है। फर्स्ट है हमारी बेंजोडाइजेपाइंस। इसमें आप सिलेक्टेड ड्रग्स लिख लीजिए, आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में आपकी घुमा फिरा के यही पूछी जाएंगी एनक्लेक्स में। ऑल ड्रग्स, जितनी भी ड्रग आप ट्रिक से याद कीजिए, जितनी भी ड्रग के पीछे लाम एंड पाम आएगा ना, वो सारी किसकी है, बेंजोडाइजेपाइंस की है। एग्जांपल देख लीजिए, डाइजेपाम इस ट्रेड नेम वैलियम भी होता है, वैलियम नाम से भी आ सकती है आपको, लोराजेपाम, एल्प्राजेपाम, मेडाजोलाम, ठीक है। अगर लाम पाम आ रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, बेंजोडाइजेपाइंस के बारे में आपसे पूछा गया है। इंडिकेशन क्या है, हम कहाँ कहाँ इनको देंगे, जब पेशेंट को एंजाइटी होगी तो ये कैसा काम करेगी, एनेस्थीसिया का काम भी करेगी, ये मसल्स को रिलैक्स करने का काम भी करेगी ये ड्रग। सीजर पेशेंट में भी दे सकते हैं हम, ठीक है। अल्कोहल विड्रोल को भी दे सकते हैं हम। पेशेंट जो वेंटिलेटर पे है उसको भी दे सकते हैं हम। हाइपर एक्टिव है कोई पेशेंट, एग्रेसिव है, एंटी एंजाइटी तो ये है ही, ठीक है। डिप्रेसिव पेशेंट को भी दे सकते हैं हम ये एंटी एंजाइटी, बिकॉज हमने पढ़ा था इसका दूसरा नाम क्या है, एंटी एंजाइटी ड्रग्स। नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ ए मेडिकल एमरजेंसी ड्रग। ये एक मेडिकल एमरजेंसी ड्रग होती है बेंजोडाइजेपाइंस। हम इसको सिर्फ एमरजेंसी बेसिस पे ही देंगे, जैसे कि उसको पैनिक अटैक आ रहा है तब देंगे हम इसको, अदरवाइज़ नहीं देंगे। बिकॉज क्यों नहीं देंगे, अब ये भी देख लो, बिकॉज ये स्ट्रॉन्ग CNS डिप्रेसेंट होती है। अगर ये स्ट्रॉन्ग CNS डिप्रेसेंट है तो क्या हो जाएगा, इट लीड टू कॉज रिस्क ऑफ, वो कोमा का रिस्क भी कर सकती है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कर सकती है पेशेंट को, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है जब हम ये ड्रग देंगे पेशेंट को, हमें उसका जो क्लोजली मॉनिटर करना है रेस्पिरेटरी रेट को, क्यों, क्योंकि ये CNS डिप्रेसेंट है। DTR
को भी हमें चेक करना है, बिकॉज जब इसकी टॉक्सिसिटी होती है फर्स्ट में हमारे DTR ही में ही प्रॉब्लम आती है, वही DTR ही डिक्रीज़ होते हैं। एवरी 2 आवर्ली चेक DTR एंड ग्लास्कोकोमा स्केल। DTR क्या होते हैं, अब ये भी देख लो। DTR क्या होते हैं, हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है उसको डिफाइन करते हैं। इसकी रेंज देख लो आप स्केल पे 0, +1, +2, +3, +4 होती है। +2 है अगर पेशेंट की रेंज नॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी है। अगर +3 पे जा रहे हैं इसका मतलब वो हाइपर एक्टिव में जा रहा है, उसको सीजर आने के चांसेस हो रहे। अगर +2 से नीचे जा रहा है इसका मीन्स है हाइपो एक्टिव है, कोमा के चांसेस हो सकते हैं पेशेंट को। ठीक है, ये था हमारा DTR। ठीक है, इट कैन नॉट बी गिवन मोर देन 28 डेज। ये 28 डेज से ज़्यादा नहीं देनी है हमें पेशेंट को, क्योंकि ये एडिक्शन कॉज कर सकती है। दूसरा ये CNS डिप्रेसेंट है, कोमा या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी कॉज कर सकती है। फॉर फर्स्ट 28 डेज गिव, अगर फर्स्ट 28 डेज है तो हमें TC और SSRI भी देनी है इनके साथ में। गिव एंटी एंजाइटी ड्रग्स because for first 14 days when starting TCA and SSRI patient is hyperactive, so give anti-anxiety drugs to decrease energy level and suicide attempt। क्यों देंगे इनके साथ, क्योंकि पेशेंट किस में है, हाइपर एक्टिव में है, तो डिक्रीज़ करने के लिए हम क्या देंगे, एंजाइटी को डिक्रीज़ करने के लिए, और सुसाइड अटैम्प्ट को एंटी एंजाइटी ड्रग देंगे। इसका एंटीडोट क्या है, अगर DTR डिक्रीज़ हो रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका क्या है एंटीडोट, फ्लूमेज़नाइल। ठीक है, आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी क्या है, होल्ड करना है पहले मेडिसिन को। अगर उसके DTR डिक्रीज़ में जा रहे हैं हमें पता लग गया, देन कॉल करना है, देन एंटीडोट देना है पेशेंट को। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, किस में हम नहीं देंगे, ग्लूकोमा है अगर उस पेशेंट को तो नहीं देंगे। BPH है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, उसको नहीं देंगे हम। और हम अगर ये ड्रग दे रहे तो हमें कभी भी अलाउ नहीं करना है पेशेंट को ड्राइव करने के लिए। ठीक है, अब इसके साइड इफ़ेक्ट वही ट्रिक लगा के देख लीजिए आप, ABCDE मैंने पहले भी बताया हुआ। इस एंटीकोलिनर्जिक, बॉडी श्रिंक हो जाती है, ठीक है, ड्राइनेस हो जाती है, एडवाइस करेंगे इसके लिए वाटर ले, हार्ड शुगरलेस कैंडी ले। ब्लड विजन होती है, ये लेने से तो आई लुब्रिकेंट और फॉल प्रिकॉशन पे रखेंगे। कॉन्स्टिपेशन होती है तो हाई फाइबर डाइट देनी है और वाटर देना है। ड्राउजीनेस हो रही है तो इसको हमें टेकन एट बेड टाइम पे देनी है ये ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारा नॉन बेंजोडाइजेपाइंस ड्रग। पहले थी हमारी एंटी एंजाइटी अब हमारी नॉन बेंजोडाइजेपाइंस। ठीक है, इसमें फर्स्ट आती है बसपिरोन। बसपिरोन क्या होती है, स्लो एक्टिंग ड्रग होती है। ठीक है, ये स्लो एक्टिंग ड्रग होती है। वो इमरजेंसी ड्रग थी बट ये इमरजेंसी नहीं है बिकॉज ये स्लो एक्ट करती है। यूज्ड एज लॉन्ग टर्म, इसको हम लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं, कोई एडिक्शन कोज नहीं करती, कोई ड्राउजीनेस नहीं, ड्राइविंग कर सकते बिकॉज स्लो एक्ट करती है। हम इसको फूड के या तो फूड के साथ ले सकते हैं या बिना फूड के साथ भी ले सकते हैं। बेनिफिट कब अचीव होंगे हम इसके, जब हमें यूज़ करते करते 24 वीक्स हो जाएंगे इसको यूज़ करते करते, तब ये अपना असर दिखाएगी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिप्रेशन। जैसे कि आपको पता है बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर में मेनिया भी आता है और डिप्रेशन भी आता है। मेनिया जो है वो समर्स में ज़्यादा हाई होता है, मैंने पहले वाले लेक्चर में भी आपको थोड़ा बहुत बताया था। और जो डिप्रेशन होता है वो विंटर में आता है। क्यों विंटर में क्यों आता है, बिकॉज लैक ऑफ सनलाइट हो जाती है, डार्क में डिप्रेशन बढ़ता है, डिप्रेस्ड मूड होएगा। ठीक है, पेशेंट का डिप्रेशन में होपलेसनेस होएगी, एम्प्टीनेस होएगी, लैक ऑफ जॉय और एनिडोनिया को क्या बोलते हैं, लैक ऑफ जॉय और लैक ऑफ इंटरेस्ट। सभी चीज़ों में से जॉय और इंटरेस्ट ख़त्म होने लग जाता है। वेट फ्लक्शन हो जाएंगे, मोस्टली इंक्रीज़ होता है इसमें वेट, बट किसी किसी का डिक्रीज़ भी हो सकता है। साइकोमोटर रिटार्डेशन होएगी, लो एंड स्लो स्लर्ड स्पीच होएगी, स्लो रिस्पॉन्स टाइम होएगा, उसका डिक्रीज़ हो जाएगी सारी मूवमेंट्स। इंसोम्निया और हाइपर सोमनिया हो सकता है उसको, या तो इंसोम्निया होएगा या फिर हाइपर सोमनिया, तो ज़्यादा सोएगा या कम सोएगा। ठीक है,
फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस एंड गिल्ट होएगा उसको, या वो उसको वर्थलेसनेस होगी, उसको लगेगा मैं यूजलेस हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है। या गिल्ट होएगा मेरी वजह से हुआ है ये सब। डिफ़िकल्टी होएगी उसको किस चीज़ में, डिफ़िकल्टी होएगी कंसंट्रेशन करने में, डिफ़िकल्टी होएगी किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा अच्छे से। सुसाइडल थॉट्स आएंगे बार बार उसको कि मैं मर जाऊँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। स्लीप डिस्टर्बेंस होएगी, वही आपको बताया, इसमें हाइपरसोमनिया, इंसोमनिया होएगी, ठीक है। अगर ये 5 साइन आ रही हैं, ठीक है, if any 5 sign symptoms out of these anxiety, irritability, somatic symptom, hallucination, delusion, ये साइन अगर आ रहे हैं, ठीक है, आर प्रेजेंट रेगुलरली और कॉन्टीन्यूसली फॉर 2 और मोर देन 2 वीक्स, 2 या 2 वीक्स से ज़्यादा, तो उसको क्या है, हम क्या इंडिकेट करेंगे कि उसको डिप्रेशन है पेशेंट को, ठीक है। अब है डिप्रेशन प्रोन टू सुसाइड। डिप्रेशन में कौन सा पेशेंट क्या है, प्रोन टू क्या है, सुसाइड है। इसमें फर्स्ट है हमारा हु आर पुअर मोर एनर्जेटिक, हु जो मतलब इसमें आपको क्या लग रहा है, मींस जो हमने पहले पढ़ा था एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं जो पेशेंट और उनकी एनर्जी लेवल इंक्रीज़ होता है फर्स्ट 14 डेज, वो पेशेंट क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली क्या है, प्रोन टू सुसाइड हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मोर कामन, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा काम हो गया, अगर पेशेंट दीज आर ऑल्सो एट रिस्क फॉर सुसाइड, काम हो गया है, ठीक है, वो बोल रहा है कि सब कुछ जल्दी का काम हो जाएगा, हैप्पी सून, सब कुछ जल्दी ही हैप्पी हो जाएगा, बिकॉज वो क्यों बोल रहा है, क्योंकि वो सुसाइड करने की सोच रहा है, वो सोच रहा है कि मेरे मरने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इट वुड बी नो प्रॉब्लम टू एवरीबडी, मतलब वो इसलिए बोल रहा है ऐसा कि किसी के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज वो सुसाइड करने की सोच रहा है। दे स्टार्ट, और वो अपने जो पोजेशंस हैं वो स्टार्ट करता है देने, मींस इस पोजेशन देने स्टार्ट करता का मतलब यहाँ पे ये है कि जो वो उसकी जो फेवरेट चीज़ें होती हैं, ठीक है, फेवरेट डायरी होगी, फेवरेट आर्टिकल्स हो गए, वो दूसरों को देना स्टार्ट कर देता है, या फिर अपनी कोई भी अपनी उसको कोई भी दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं वो सब उनको बोलना शुरू कर देता है, तब भी वो क्या है, वो क्या है, हाईली प्रोन टू सुसाइड है, ठीक है। दे स्टार्ट राइटिंग, वो अपनी विल्स मतलब अपनी इच्छाएं मरने से पहले वो लिखना स्टार्ट कर देता है। दे डिसएग्री, वो डिसएग्री कर देता है हार्म कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से, बिकॉज वो सुसाइड करना चाहता है, इसलिए वो किसी को हार्म ही नहीं करेगा। अगर ये सब आ रहे हैं आपको एग्ज़ाम के अंदर ऑप्शंस, मीन्स क्या है, वो मोर कामर है, और क्या है, हाईली सुसाइड के लिए क्या है, प्रोन है, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, उनसे हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लोज एंडेड एंड ब्लंट क्वेश्चंस करने हैं, किसके लिए, सुसाइड के लिए। मींस एग्जांपल देख लीजिए आप, उसको हमें बोलना है, सीधा पूछना है, हमें उससे ओपन एंडेड नहीं पूछने, हमें उससे एक्सप्लेनेशन नहीं पूछनी, हमें सीधा पूछना है उससे, डू यू हैव एनी प्लान फॉर सुसाइड, उसको पूछना है कि आपको कोई प्लान है सुसाइड करने का, या उससे पूछना है हर्ट करने का, या किल योर सेल्फ, ये सब पूछना है, उसको सीधा पूछना है, ठीक है। 1-to-1 सुपरविज़न पे रखना है, हर टाइम सुपरविज़न पे रखना है उसको। एसेस करना है फिजिकली आफ्टर एंड अंडर एवरी 15 मिनट, मीन्स उसको फिजिकली एसेस करना है और वेरिएशंस के साथ जाना है। वेरिएशन के साथ जाने का मतलब है, मतलब इसका मतलब आप समझिए, जो ये पेशेंट होते हैं ये बहुत क्लेवर होते हैं। अगर इनको पता लग गया है हमने अभी 15 मिनट का राउंड लिया है, हम दोबारा फिर 15 मिनट में आएंगे, तो इनके लिए 15 मिनट आधे घंटे से भी ज़्यादा है सुसाइड करने के लिए। सो इन्हें हमें क्या करना है, एसेस करना है, जैसे कि हम 15 मिनट में चले गए, नेक्स्ट टाइम हम 2 मिनट में चले गए, उससे नेक्स्ट टाइम हम 8 मिनट में चले गए, उससे नेक्स्ट टाइम हम 1 मिनट में चले गए। ये होता है वेरिएशन के साथ जाना, ठीक है। गिव रूम नियर नर्सिंग स्टेशन एंड सेमी प्राइवेट रूम देना, हमें कभी भी इनको अकेला रूम नहीं देना, सेमी प्राइवेट देना और नर्सिंग स्टेशन के पास देना है। नेवर गिव, जो मेनिया पेशेंट है उसके साथ हमें और अदर डिप्रेशन पेशेंट के साथ हमें कभी भी नहीं देना इनको रूम, ठीक है। जो उसकी सेफ्टी हमें कभी भी फैमिली मेम्बर को नहीं देनी,
ठीक है। अवॉइड शार्प ऑब्जेक्ट इन रूम, जो भी शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं रूम के अंदर उनको अवॉइड करना है, जैसे कि शू लेसेस हो गई वो भी नहीं देनी है, कोई बेल्ट भी नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए उसके रूम में, कोई भी एज ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। नो लैग प्रोवाइडेड इनसाइड एंड आउटसाइड द रूम, मीन्स लैग सॉरी लॉक है, इसका मतलब है कोई भी उसके रूम में ना तो बाहर से लॉक होना चाहिए ना अंदर से लॉक होना चाहिए, इवन हमें इन्हें प्राइवेसी तक नहीं देनी है, ठीक है। डू नॉट गिव पैक्ड एंड रैप्ड फूड, हमें कभी भी इनको पैक्ड और रैप्ड फूड नहीं देना है, बिकॉज हमें क्या पता ये क्या सोच रहे हैं, क्या पता इन्होंने अपने फूड के अंदर कोई मेडिसिन मंगवाई हो जिससे इनकी डेथ हो जाए, ठीक है। अब है एक क्वेश्चन, हाउ यू केम टू नो दे आर नॉट प्रोन टू सुसाइड एंड रेडी फॉर डिस्चार्ज। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा दे हैव क्लियर फ्यूचर गोल्स और प्लान्स। इसका मीन्स ये होगा कि वो बोलेंगे अपने क्लियर फ्यूचर गोल्स, मतलब अपने गोल्स बताने लग जाएंगे, अपने प्लान बताने लग जाएंगे, अपने फ्यूचर के लिए उन्हें क्या करना है, ठीक है। वो क्या करने लग जाएंगे, वो बोलेंगे हम है ना अपने फिजिशियन से, कोई और फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे अपनी प्रॉब्लम के बारे में, और सारी चीज़ों के अंदर क्या दिखाने लग जाएंगे, ये इंटरेस्ट दिखाने लग जाएंगे, ठीक है। इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, हमें क्या करना है, ऑलवेज़ हेल्प देम इन एक्टिविटीज़ ऑफ डेली, जो डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ में हमें इनकी हेल्प करनी है हमेशा। ऑलवेज़ मेंटेन स्मॉल ब्रीफ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन, हमें इनसे स्मॉल ब्रीफ फ्रीक्वेंट कम्युनिकेशन करनी है, हमें इनको चॉइसेस देनी है, सोशलाइजेशन करवानी, सोशलाइजेशन का मीन्स है हमें इनको कमांड देनी है, ठीक है। हमें बोलना है इनको कि तू ये कर तू वो कर, ठीक है, ये खुद से नहीं करेंगे, हमें करवाना है, ठीक है। एजुकेट फैमिली एंड फ्रेंड आर वेलकम टू मीट दैम, हमें क्या कहना है फैमिली और फ्रेंड को कि तुम इनसे मिलने आओ। गिव एमरजेंसी क्राइसिस नंबर देना है फैमिली मेम्बर को, अगर उन्हें लगे कि ये सुसाइड करने वाले हैं तभी वो हमें कॉल कर दे, ठीक है। एजुकेट फैमिली मेम्बर टू इंक्लूड दैम इन हाउस होल्ड वर्क, एजुकेट करना फैमिली मेम्बर को कि इन्हें हाउस होल्ड वर्क में भी इन्वॉल्व करें। नेक्स्ट है एजुकेट करना है, एजुकेट दैम टू इनिशिएट द कम्युनिकेशन फर्स्टली बाय दैम, इन्हें बोलना है कि तू कम्युनिकेशन सबसे पहले तू स्टार्ट कर, हमसे बात कर, अपने बारे में बता। एजुकेट करना है फैमिली मेम्बर को कि वो क्या करे फोटोथेरेपी के लिए, जैसे कि उसे सनलाइट में लेके जाए, ठीक है। मेक श्योर क्लाइंट स्वेलो मेडिसिन बिकॉज दे आर वेरी क्लेवर टू हाइड मेडिसिन टू दी चीक, मतलब हमें एजुकेट करना है किसको, फैमिली मेम्बर को, या फिर हमें खुद भी श्योर रहना है जब हम इसको मेडिसिन दे रहे हैं, इन्होंने अपने चीक के अंदर तो मेडिसिन छुपा ली, बिकॉज ये बहुत क्लेवर होते हैं मेडिसिन को हाइड करने में। इनसे हम कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन करवाना है। ऑल एक्टिविटी मस्ट बी डन बिफोर द इवनिंग टाइम, से पहले हमें सारी एक्टिविटी करवानी है, बिकॉज अगर हमने इवनिंग टाइम से पहले नहीं करवाई, अगर हमने इवनिंग में करवाई देन ये फिर सोएगा ही नहीं, तो इसकी फ़िज़िकल नीड्स भी पूरी नहीं होएंगी, ठीक है। कोई भी रूम शेयर नहीं करना, पर्सनल आइटम शेयर नहीं करने पेशेंट के साथ, ठीक है। डाइट क्या होगी इनकी, हाई प्रोटीन डाइट देनी है, हाई कैलोरी हाई कार्बोहाइड्रेट और लो फैट होना चाहिए, मतलब सब कुछ हाई होना चाहिए, सिर्फ फैट लो होना चाहिए क्योंकि उसका वेट इंक्रीज़ हो रहा था मोस्टली, इस वजह से लो फैट होना चाहिए। स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट डाइट देंगे, स्मॉल देंगे बट बार बार देंगे उसको डाइट। थैंक यू सो मच गाइज आज के लेक्चर के लिए, आज हम सिर्फ इतना ही लेक्चर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक मेनिया क्या होता है, ओके। थैंक यू सो मच गाइज, आप सिर्फ इतना ही पढ़ लीजिए जो मैं आपको नोट्स करवा रही हूँ, आपके लिए मोर देन इनफ है एग्ज़ाम को क्लियर करना, आपके क्वेश्चंस को क्लियर करना। थैंक यू।